पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पृथ्वी और उसके प्रमुख स्थल रूप, यही नहीं पढ़ रहे थे? चलो इसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते जो है मैदान तक आए थे। अब चलो, मैदान मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मैदान है? तो अप्रदन मूलक मैदान, ठीक है। अब अप्रदन मूलक मैदान किसे कहते हैं? वे मैदान जिनकी रचना में अप्रदन की क्रिया का प्रारंभ प्रमुख हाथ रहता है। तो जो है अप्रदन मूलक मैदान कैसे बनता है? तो वो मैदान कैसे नहीं सुने। अब अप्रदन मूलक मैदान जो है कैसे बनता है? तो जो है अप्रदन की क्रिया का मुख्य भाग होता है। जैसे फिनलैंड का मैदान, कोई दिक्कत भी? उत्तरी यूरोप और कनाडा के पूर्वी मैदान। तो अब अप्रदन मूलक मैदान कौन है? वे मैदान जिनकी रचना में अप्रदन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है। इसको याद करके आना, अप्रदन मूलक मैदान। अब चलो, निक्षेपण मूलक मैदान क्या है? निक्षेपण की क्रिया द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों, है ना? तो कौन कौन से? नदी से, ठीक है, हिमानी वायु से, उसके बाद जो है सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। तो निक्षेपण मूलक मैदान इसके याद करें। जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि। कोई दिक्कत भी? ये उदाहरण सहित याद करके आना है। अगले में आ जाओ, रचनात्मक मैदान। अगला कौन है? इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा होता है। कैसे होता है? पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, ये रचनात्मक मैदान कहलाता है। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। तो मैदानी क्षेत्र में भोजन, जल, आवास और परिवहन मतलब यातायात की सुविधा आसानी से मिलती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। कोई दिक्कत भी? सड़क, रेल आसानी से बन जाता है। अब आगे आ जाओ। शिक्षिका ने कहा, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। तो बिहार का जो मैदान है वो गंगा नदी के दोनों तरफ में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। क्या होता है? कृषि कार्य बहुत बड़े पैमाना पर होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक फैला हुआ है, ठीक है। वो एटलस निकाला है। चलो, यहाँ पर पंजाब है ना, इस आसपास पंजाब, यहाँ से लेके जो है यहाँ असम तक फैला हुआ, इस जगह तक। कोई दिक्कत भी? यहाँ से लेके ये पूरा मैदानी इलाका है। कैसा है? मैदानी इलाका है। यहाँ जो है भूमि समतल है और यहाँ पर जो है तुमको फसल बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आसाम से होके बहती न है, ठीक है। फिर तुमको गंगा नदी जो है यहाँ से बहती है ना। फिर जो है सतलज नदी, है ना। इस तरीक़ा से जो है तुमको ये गंगा, सतलज और जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। चलो आगे आओ। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अन्न उत्पादन। यहाँ अन्न जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? भारत के उत्तरी विशाल मैदान। आगे आओ, पता कीजिए, भारत के नक्शे से पता कीजिए कि कौन कौन से राज्य मैदान के क्षेत्र में है। कौन कौन सा राज्य मैदान में है? तो यहाँ से पता करो कौन है। यहाँ से देखो, यहाँ पंजाब है, हरियाणा है ना, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। उसके बाद तुमको बिहार है, उसके बाद असम है। यही सब राज्य न है। कोई दिक्कत भी? तो जो है इसका नाम याद रखना है। उसके बाद आइए, भारत के मानचित्र में सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्रवाह क्षेत्रों को जो है अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए भारत के मानचित्र में। आगे आइए, जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोगों के खाने और पहनने में कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख हैं। खाने और पहनने में कौन कौन सी चीज़ें प्रमुख हैं, ठीक है।
शिक्षिका की बातें सुनकर बच्चे आपस में बातें करने लगे। तभी शिक्षिका ने कहा, मैदानी भाग के अलावा हमारे देश में उत्तरी क्षेत्र पठारी क्षेत्र भी हैं। मैदान के अलावा क्या है? पठारी क्षेत्र भी है। क्या 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 आपको मालूम है? बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। कैसे हिलाया? नहीं में। क्या आपको मालूम है? चलो, शिक्षिका ने बताया, पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। पठार कैसा होता है? चलो, तथा इसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार के ऊपर का भाग कैसा होता है? सपाट यानी प्लेन। ठीक है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कैसी होती है? कुछ 100 मीटर से कई हजार मीटर तक होती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर में फैले होते हैं। कैसे होते हैं? हजारों किलोमीटर में। हमारे देश में दक्कन का पठार था, छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण हैं। कैसे उदाहरण है? दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है इस आसपास आता है ना। ठीक है। अब आ जाओ तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। तो संसार का सबसे देखो इस जगह पर जो ये तिब्बत का नक्शा, ये लमसम देख रहा तिब्बत। तो यहाँ पर लमसम जो पठार है इस आसपास, यहाँ पर तिब्बत का राजधानी लासा है ना। इस आसपास का जो पठार है, इस संसार का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पठार है। कोई दिक्कत भी? आगे बढ़ो। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। अब अति आगे देखो। राजू पूछ बैठा, इन पठारों में क्या मिलता है? पठारों में क्या मिलता है? चलो, इन पठारों में खनिज के भंडार मिलते हैं। किसके भंडार मिलते हैं? खनिजों के भंडार। इसीलिए झारखंड जो है खनिज की मात्रा में, पैदावार में बहुत आगे है और वहाँ बहुत पैसा है। अब पर्वत के बारे में बात करते हैं। हम लोग क्या देखे? मैदान देखे है ना, उसके बाद पठार देखे। अब पर्वत समझो क्या होता है। मनोज बोला, दीदी जी मेरे पश्चिमी चंपारण जिले में भी तो पठार है। पश्चिम चंपारण जिला में क्या है? पठार है। आगे आओ। शिक्षिका ने कहा, नहीं, तुम पठार कह रहे हो। पठार नहीं बल्कि पर्वत है। ठीक है। तो वहाँ पर पठार नहीं है बल्कि क्या है? वहाँ पर पर्वत है, पश्चिमी चंपारण जिला में। क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते। तो जो है पठार और पर्वत, पठार भी ऊंचा है, पर्वत भी ऊंचा है ना। तो पठार पर्वत में क्या अंतर है कि पर्वत का जो ऊपर का हिस्सा है वो सपाट नहीं होता है और वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं, मतलब बहुत पतला होता है। कैसा होता है? बहुत पतला होता है। ये लंबी श्रृंखला के रूप में फैले होते हैं। लंबा जो श्रृंखला एक सीरीज में फैला होता है, ऐसी श्रृंखला को पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। अब देखो, पर्वत कहते हैं बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और जो पर्वत बहुत ऊंचे हैं वहाँ पर क्या होता है? हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियाँ निकलती हैं। तो जो है इन पर्वतों से कई नदियाँ निकलती हैं। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती है। अरावली तो भारत में हिमालय पर्वत है, वहाँ पर तुमको जो है तो बर्फ़ जमी रहती है और कई नदी भी निकलती है। कोई दिक्कत भी? चलो आ जाओ। उसके बाद अरावली पर्वत पर बर्फ़ तो नहीं परंतु वहाँ भी वर्षा के कारण नदियाँ निकलती है। तो अरावली पर्वत में बर्फ़ नहीं पड़ता है, अरावली पर्वत में बर्फ़ नहीं है, लेकिन वर्षा के कारण जो है नदी निकलती है। और जो आगे आ जाओ। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती है। तो हिमालय पर्वत का ज़्यादा ऊंचाई है, इसलिए उसके शीर्ष पर ऊपर में बर्फ जम गया और यहाँ पर बर्फ नहीं है। चलो लेकिन हाल के दिनों में वहाँ भी तो बर्फ बारी हुई है दीदी, मनोज ने कहा। तो इस कुछ साल के दरमियान 5 साल 10 साल 10 साल 15 साल में क्या हुआ है, वहाँ पर अरावली में भी बर्फबारी हो रहा है इधर से ठंड में। ठीक है, कोई दिक्कत भी? अरावली में ही बर्फ़ गिर जाता है। तब जो है इस पर दीदी क्या बोलती है, हाँ हुई है और ऐसा पर्यावरण में बदलाव के कारण हुआ। किस कारण वहाँ बर्फबारी हो रही है? क्योंकि पर्यावरण में इस तरह से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आगे आइए। पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता है।
बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं हैं, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर हैं, जिन्हें आप राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। कहाँ पर है? गिरियक में है, बिहार के गिरियक में है, राजगीर में है, बराबर में है, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में है। दीदी कहती गई, सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे कहा, पर्वत से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन में किए जाते हैं। तो पर्वत से जो नदी निकलती है उसका जल का उपयोग किस लिए होता है? सिंचाई में, यानी पानी पटाने में। किस लिए होता है? पानी पटाने में। और जो है पनबिजली बनाने में, यानी पानी से जो बिजली उत्पन्न होती है। पर्वतों पर कई प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। पर्वत पर जो है कई वनस्पति भी मिलते हैं और जीव जंतु भी मिलते हैं। इनसे हमें लकड़ियाँ, क्या क्या होता है पर्वत से? लकड़ियाँ, चारा, औषधि आदि प्राप्त होते हैं। तो पर्वत में जो है लकड़ियाँ मिलते हैं, चारा मिलता है जानवर का, है ना, उसका तरह तरह का दवाई भी मिलता है। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि यह बादल को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। कोई दिक्कत भी, इसलिए वर्षा भी कराते हैं। परंतु पर्वतों पर यातायात कठिन है, यहाँ पर आना जाना संभव बहुत मुश्किल से हो पाता है। यहाँ खेती करना भी कठिन है। खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। तो पर्वतों पर होने वाली खेती कैसे होती है? सीढ़ीदार खेत में। सीढ़ीदार खेत नहीं बनाएंगे तो उनका खेती नहीं हो पाएगा। तो ये पर्वतों के फायदे हैं, इसको याद करके आना। कोई दिक्कत भी, इस पर एक बार और ध्यान दे लो। पहला जो है, बिहार में कौन कौन पर्वत है? राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल। कोई दिक्कत भी? और आगे आओ, ये क्या बोलता है? पर्वतों से क्या मिलता है? वहाँ सिंचाई के लिए जो है जल मिलता है, वहाँ पर्वत से ही नदी निकलती है। तो सिंचाई के लिए जल और पनबिजली बनता है। पर्वतों में कई वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना। पर्वतों से हमें लकड़ियाँ, चारा और औषधि प्राप्त होती है। ये पर्यावरण संरक्षण भी करता है। कैसे? कि जो है बादलों को अपने तरफ आकर्षित करके वर्षा कराता है, और जब वर्षा कराता है तो किसान जो है सो खेत मतलब खुश होते हैं, उनको जो है बारिश मिलती है ना, उनका फसल होता है। उसके बाद जो है किसान पर्वत पर खेती भी कर लेते हैं, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। कोई दिक्कत भी? चलो आज की क्लास में यहीं तक रहने दो, फिर कल के क्लास में देखेंगे। तो ये था पर्वतों का फ़ायदा, है ना। चलो ठीक है।